वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ ECO 430 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ECO 403 की शॉर्ट लेक्चर्स सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको पहला लेसन करवाया जा रहा है। ये पहली वीडियो है इस सीरीज़ की, तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें, ये एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसका फोकस होता है बिहेवियर और परफॉर्मेंस के ऊपर ऑफ इकोनॉमी, ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। अब मैक्रो का वर्ड ही जो है, मैक्रो का मीनिंग जो है वो बड़े की बात होती है। जब हम मैक्रो कहते हैं तो बड़ा होता है, उससे मुराद, तो इसी वजह से इसके अंदर जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस होगी एज अ होल होगी। जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी की वहाँ पर बात की जाएगी, किसी एक फर्म की या किसी एक इंडस्ट्री वगैरह की नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी की जो है वो बात की जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर इकोनॉमी, फोकसिंग ऑन एग्रीगेट इंडिकेटर्स rather than इंडिविजुअल मार्केट्स। तो यही बात के इसके अंदर हम स्टडी करते हैं जो बिहेवियर और परफॉर्मेंस है पूरी की पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर और उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि कैसी परफॉर्मेंस रही है इकोनॉमी की। और फिर फोकस जो किया जाता है वो एग्रीगेट इंडिकेटर्स के ऊपर होता है। एग्रीगेट्स यानी कि जो इज्तिमाई है, ना कि जो इंडिविजुअल मार्केट्स हैं, अलग-अलग मार्केट्स नहीं, बल्कि पूरी की पूरे इकोनॉमी के ऊपर जो है वो देखा जा रहा होता है। और जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं इसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, उसमें अगर हम देखें तो इसमें शामिल होता है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। पूरे इकोनॉमी की जो बेरोज़गारी है वो कितनी है, उसकी शरह क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है। इसके अलावा इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है इकोनॉमी के अंदर, जो महंगाई है वो कितनी है, उसके जो परसेंटेज है वो क्या है। और इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना जो है वो चार्ज किया जा रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट रखा गया है। और एक्सचेंज रेट क्या है, जो एक्सचेंज रेट है, करेंसी एक्सचेंज रेट। और इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, और जो डेफिसिट है। ये जो है मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमी की हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। किसी भी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है इन फैक्टर्स से। सो पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स identify trends and issues affecting economic stability and guide informed decision for government and businesses। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है जो भी ट्रेंड्स और इश्यूज़, और ऐसे ट्रेंड्स और इशू जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को असरअंदाज कर रहे हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को असरअंदाज कर रहे हैं। और इसी से गाइड मिलती है कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की जा सके। ऐसे डिसीजन मेकिंग जो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, और वो गवर्नमेंट भी करती है और साथ में फिर बिजनेसेस भी करते हैं। गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है एक तरफ, तो बिजनेसेस को भी फ़ायदा होता है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ जो है वो गवर्नमेंट और बिजनेसेस दोनों करते हैं। सो नाउ दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो होता है अंडरस्टैंड करना कि कैसे नेशनल इकोनॉमी ऑपरेट करती है, और ये क्या एनालाइज करना कि इकोनॉमिक जो इश्यूज़ जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। और इसमें ये शामिल होता है जो करंट एग्जामिन करना, करंट लेवल्स और जो फ्यूचर ट्रेजेक्ट्रीज होती हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स की, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन एक्चुअली हो गया, और एम्प्लॉयमेंट हो गया, ताकि अंडरस्टैंड किया जाए नेशनल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है उसको। सो मैक्रो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो स्टडी करते हैं कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस जो है, कॉज भी और कॉन्सिक्वेंसेस भी, वजूहात क्या थी और जो भी उसके इफ़ेक्ट आए, जो भी उसके नताइज आए किसके, इकोनॉमिक रिसेशन के। अगर रिसेशन आता है तो उसके कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इसके अलावा इसका जो एम होता है वो ये होता है कि आइडेंटिफाई करें फैक्टर्स जिनकी वजह से डाउन टर्न आया है, और फिर स्ट्रेटजीज़ ऐसी बनाई जाएँ जिसके ज़रिए फिर रिकवर भी किया जा सके। पहले डाउन टर्न वाले फैक्टर्स को जब आइडेंटिफाई करेंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएँ कि फिर रिकवरी की तरफ जाएँ। और इसके अलावा जो एक और क्रिटिकल एरिया है वो है फोकस का, वो ये कि रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी रोल है मैनेज करने में इकोनॉमिक पॉलिसीज़। और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है ये टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए, अच्छा फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इस्तेमाल करी, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी जनरली तौर पे सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है, यानी कि हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक करता है। और ये जो है वो की टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए क्या किया जाता है, स्टेबलाइज़ किया जाता है इकोनॉमी को। अगर इकोनॉमी जो है वो डीस्टेबलाइज है तो उसको इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इन पॉलिसीज़ का यूज़ किया जाएगा। एक तरफ गवर्नमेंट यूज़ करेगी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक यूज़ करेगा मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि
स्टेबलाइज करे इकॉनमी, साथ में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। इनकी जो महंगाई है, महंगाई तेज़ी से जब बढ़ती है तो इन पॉलिसीज़ के ज़रिए महंगाई को भी कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा प्रमोट ग्रोथ, और जो ग्रोथ है इकॉनमी की उसके अंदर उसको भी जो है वो उसको भी प्रमोट किया जा रहा होता है। ये भी इन्हीं पॉलिसीज़ के ज़रिए किया जाता है। अच्छा, ट्रेड्स ऑफ आते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर ट्रेड ऑफ सच एज फ्री ट्रेड बेनिफिट्स वर्सेस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ड्रॉबैक्स। ट्रेड ऑफ तो यही है कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ करना, ये चीज़ होती है। तो अब जैसे कि जो फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स है, अगर हम उसको देखें ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के ड्रॉबैक्स से, सो अंडरस्टैंड करना इन ट्रेड ऑफ्स को हेल्प करता है फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज़ जो कि बैलेंस करता है नेशनल इंटरेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ। नाउ द कोर प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो उसके कोर हैं, जो बुनियादी हैं प्रिंसिपल, अगर हम उनको देखें, और उनमें से स्केर्सिटी एंड रिसोर्स एलोकेशन है। और ये स्केर्सिटी और रिसोर्स एलोकेशन तो हर तरह की इकोनॉमिक्स के लिए कोर है। किसी भी तरह की इकोनॉमिक्स हो उसके लिए कोर है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एक्चुअली स्केर्स का मतलब ये है कि स्केर्सिटी मीन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और जब लिमिटेड रिसोर्स होते हैं तो उसकी वजह से फिर चॉइस का सामना करना पड़ता है कि कहाँ पर एलोकेट किया जाए इनको, कैसे एलोकेट किया जाए इनको इफेक्टिवली तौर पे इकोनॉमी के अंदर। किसी भी इकोनॉमी में कितनी भी बेहतर इकोनॉमी हो, रिसोर्सेज वहाँ पर लिमिटेड होते हैं। वक्त के साथ उनको बढ़ाया ज़रूर जा सकता है, लेकिन अगर हम एक साल के अंदर देखें तो ऑब्वियसली बात है वो लिमिटेड होते हैं। तो जब लिमिटेड हैं तो उनको, और जबकि वांट जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, तो उनको इस तरीके से फिर एलोकेट किया जाता है कि अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाएगा लिमिटेड रिसोर्सेज से, और फिर वहीं पर चॉइस आती है कि इफेक्टिवली तौर पे उनको एलोकेट किया जाए। और फिर ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट फिर वहीं आता है। वहीं से फिर हमें ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखने में मिलता है कि चूजिंग वन ऑप्शन रिक्वायर गिविंग अप अनदर। एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो दूसरा हमें छोड़ना पड़ेगा, और यही फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है डिसीजंस की। और इसको ईजी एग्जांपल से समझते हैं कि इस वक्त आप जो है वो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, लेसन देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसकी जगह आप खेल भी सकते थे या आप कोई और काम भी कर सकते थे, कहीं जा भी सकते थे घूमने या कहीं कुछ और। तो ये जो है आप एक्चुअली कॉस्ट पे कर रहे हैं। आप पैसे तो नहीं दे रहे हैं पढ़ने के लिए, मतलब यानी कि जो स्टडी आप कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी जो आप कर रहे हैं, उसके लिए तो आप पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी एक कॉस्ट दे रहे हैं। और वो कॉस्ट क्या है कि दूसरे काम को आपने गिव अप किया है, तो ये भी एक कॉस्ट होती है। तो यही कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का होता है। ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक साथ आते हैं जब एक काम को छोड़कर दूसरा काम कर रहे हैं, तो ये तो ट्रेड ऑफ है, लेकिन ये भी एक कॉस्ट पे कर रहे हैं। और वो कॉस्ट क्या है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो दूसरा काम ना करने की कॉस्ट हम दे रहे हैं, वो गिव अप करने की, वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और यही चीज़ जो है फिर इकोनॉमिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं। So responding to incentives, individual and businesses change behavior when cost of benefit shift due to incentives. इंडिविजुअल्स और जो बिज़नेस होते हैं चेंज करते हैं वो बिहेवियर जब कॉस्ट या बेनिफिट जो है वो शिफ्ट होते हैं। वो क्यों होते हैं? इंसेंटिव्स की वजह से। मार्केट एंड गवर्नमेंट रोल्स की अगर हम बात करें, सब मार्केट्स जो है वो कोऑर्डिनेट करती है सप्लाई और डिमांड, जबकि क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कैन इम्प्रूव आउटकम, इन आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकती है गवर्नमेंट, हल करते हुए जो भी फेलियर आता है उसको तो जो भी फेलियर आता है, इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए इनकम और स्टेबलाइज करते हुए इकोनॉमी को। नाउ द ओरिजिन ऑफ वर्ड इकोनॉमी, अब जो इकोनॉमी का वर्ड है वो कहाँ से आया है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। सो ये ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, और इंग्लिश की जो वोकेबलरी है उसके अंदर बहुत से वर्ड जो है वो ग्रीक से आए हैं, लैटिन से भी आए हैं और फ्रेंच से भी आए हैं। तो इसी वजह से आपको दिखाई देता है कि ग्रीक ओरिजिन के बहुत सारे वर्ड जो है वो इंग्लिश के अंदर मौजूद हैं। तो इकोनॉमी का जो वर्ड है वो आया है ग्रीक से, इकोनोमिया से, जिसका मतलब है कि मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड इसका मतलब है, अगर हम इस वर्ड को देखें जहाँ ग्रीक के वर्ड से जो ड्राइव हुआ ही है। और रिसोर्स एलोकेशन है, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग डिसीजंस ऑन एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज सिमिलर टू हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब इकोनॉमिक्स के अंदर बिल्कुल वही चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग की जाती है लिमिटेड रिसोर्सेज में, बिल्कुल इसी तरह से इसका हाउस होल्ड मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं,
और रिक्वायर होता है केयरफुल प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन। तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स के अंदर भी वही चीज़ होती है। और इकोनॉमिक डिसीजन की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट इंश्योर्स कम्युनिटी वेलबींग बाय बैलेंसिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन नीड। जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती है वो इस बात को इंश्योर करती है कि कम्युनिटी जो है उसकी वेलबींग रहे, किस तरीके से वो बैलेंस करते हैं प्रोडक्शन को और कंजम्पशन नीड को। ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, कंजम्पशन नीड कम है, या फिर कंजम्पशन नीड्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रोडक्शन बहुत कम हुई। तो इस चीज़ को जो है वो बैलेंस किया जा रहा होता है, और यही कम्युनिटी की वेलबींग यहीं से होती है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हम देखें तो उसके अंदर भी हमें यही दिखाई देता है जो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वेल इंश्योर करने में, वेल बीइंग और जो सस्टेनेबिलिटी होती है कम्युनिटी की या फिर नेशन की। सो अंडरस्टैंड करना इस ओरिजिन को, जो इसका ओरिजिन है इकोनॉमी का, ये भी हेल्प करता है अप्रिशिएट करने में जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की, और जो इसकी इंटरकनेक्टेडनेस है इंडिविजुअल चॉइस और कलेक्टिव आउटकम्स के साथ। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर उसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।